वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आपने अभी तक देखा कि पार्ट टू, आपको पार्ट टू वीडियो अवेलेबल हो गया होगा। आज हम पार्ट थ्री के बारे में बात करेंगे। पार्ट थ्री जहां तक लास्ट हेडिंग थी, हमने देखा कि हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो एज के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उसमें सेलुलरिटी डिक्लाइन होती है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि क्या सर जो दो हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल से सेल बनती हैं उनमें से एक सेल्फ रिन्यूअल में जाती है और एक डिवीजन में जाती है, यानी डिफरेंशिएट होती है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसा क्या चीज होता है उसमें कि वो सेल्फ रिन्यूअल में और या डिवीजन में जा रही है, डिफरेंशिएट हो रही है? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसके बारे में, जो मैंने ये बताया कि बोन मैरो में हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स होता है, मेसोडर्म से बनता है, तो इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी बताया गया। लेकिन आज आपको सिर्फ यही चीज बताना है कि किस प्रकार से हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो डिवाइड होती है उसमें सेल्फ रिन्यूअल कैसे होती है, आज हम यही देखेंगे। तो इसके पीछे कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जो जिस सेल पर एक्शन लेंगे वो सेल्फ रिन्यूअल में जाएगा। कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ऐसे होते हैं कि जिस सेल पर वो एक्शन ले उसे डिवीजन में वो भेज सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे BIM1, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिस सेल पे BIM1 एक्शन लेता है वो सेल सेल्फ रिन्यूअल में जाती है। ये कहां पे जाएगी? सेल्फ रिन्यूअल में। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। आपका ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, दूसरा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, ये भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ही है, आप लिख लेना इधर से। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है अगर गाटा टू जिस सेल पे एक्शन लेता है वो सेल डिफरेंशिएट करेगी और टू टाइप्स के सेल्स का मतलब अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। और नेक्स्ट जो एक्शन लेता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, इफ गाटा वन टेक्स एक्शंस, अगर गाटा वन एक्शंस जिस सेल पर लेगा उस सेल को माइलॉयड मींस इरिथ्रॉयड ब्रांच वाले सेल्स बनाएगा। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है इकैरोज भी एक प्रकार का ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। अगर इकैरोज जिस सेल पे एक्शन लेता है उस सेल्स आगे चल करके लिम्फॉयड ब्रांच का फॉर्मेशन करती है। और लिम्फॉयड ब्रांच में मेनी सेल्स हैं, ये आप जानते ही हैं। लिम्फॉयड ब्रांच में बी सेल्स फॉर्म होगा, फिर टी सेल्स, एनके सेल्स, डेंड्रेटिक सेल्स, दीज आर दी लिम्फॉयड ब्रांच। माइलॉयड इरिथ्रॉयड ब्रांच के सेल्स में अगर MCST ये एक प्रकार का फैक्टर है, दिस इज फैक्टर, यहां पे नहीं लिखेंगे, इधर लिख दे रहे हैं। ये एक प्रकार का फैक्टर है। अगर फैक्टर है ये एक्सप्रेस हो रहा है, MCST फैक्टर्स एक्सप्रेस हुआ तो वो एक ग्रेनुलोसाइट्स बनाएगा। एक ग्रेनुलोसाइट्स यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे आप मोनोसाइट्स को ले सकते हो। यहाँ पे मोनोसाइट्स आपको दिखाया गया है। MCST का मतलब आप सिंपल सा, आप इसका फुल फॉर्म होता है मोनोसाइट्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग टीलोमिरेज। ये एक प्रकार का ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ फैक्टर होता है। दीज आर ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर होता है। GCST यानी ग्रेन्यूलोसाइट्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग टीलोमरेज, या आप इसको सिंपल सी फैक्टर से भी बोल सकते हो, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, बोथ आर सेम। ये भी एक प्रकार का ग्रोथ फैक्टर ही होता है, ये भी एक प्रकार का GCST ग्रोथ फैक्टर होता है। अगर GCST अगर एक्शन लेता है, अगर एक्शन इसका एक्सप्रेशन आया, अगर ये एक्सप्रेस किया GCST, तो आपको ग्रेन्युलोसाइट्स देगा, मेगाकैरियोसाइट्स और मास्ट सेल्स देगा। आपको पता है ऑलरेडी कि ग्रेन्युलोसाइट्स तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीजें आपको WBC में मैं पढ़ाऊंगा।
मेगाकैरियोसाइट्स यानी थ्रोम्बोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन एक प्रकार की सिग्नल्स होती है, थ्रोम्बोपोएटिन एक प्रकार की सिग्नल्स है। ये सिग्नल्स जब मेगाकैरियोसाइट्स होता है तो थ्रोम्बोपोएटिन सिग्नल्स पा करके जो मेगाकैरियोसाइट्स फ्रेगमेंट में टूटने लगता है, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में टूटने लगता है, और वो सेगमेंट्स आगे चल के वही सेगमेंट्स जो होता है वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, वही प्लेटलेट्स होता है। तो इस चीज के बारे में भी आप देखेंगे। अब हम इस चीज को इस तरह से आप माइंड में रखिएगा और बोर्ड पर ध्यान रखिए, केवल आप इसको समझिए अच्छे से, आपके समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं या रिपीट कर रहा हूं। आप देखेंगे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो डिवाइड करती है। अगर BIM1 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्शन लिया तो वो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को ही बनाएगा, मींस वो सेल्फ रिन्यूअल करेगा, अपनी नंबर को मेंटेन करेगा। ये प्रॉपर्टी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स या कोई भी स्टेम सेल्स होती है उसके पास होती है। दूसरा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यानी GATA2, अगर वो एक्शन जिस सेल पे लेगा वो भी आगे वो जाकर के डिवाइड करेगा। अगर इकेरोज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिस सेल पे लेगा वो लिम्फॉइड ब्रांच के सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। GATA1 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, इफ अगर ये किसी भी सेल्स पे अगर एक्शन ले रहा है तो माइलॉइड मींस इरिथ्रॉइड ब्रांच के सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ये भी MCST ये भी एक प्रकार का फैक्टर है जो एक्सप्रेस होता है, ग्रोथ फैक्टर है। अगर MCST जिस सेल पे एक्शन लेगा वो एग्रेनुलोसाइट्स को फॉर्मेशन करेगा। जिसे एग्जांपल के तौर पे आपने मोनोसाइट्स देखा। अगर GCST एक्शन लिया तो मास्ट सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोपोएटिन, अगर उसमें थ्रोम्बोपोएटिन अगर थ्रोम्बो होना चाहिए, यहां पे मैंने गलती कर दिया, थ्रोम्बो होना चाहिए। थ्रोम्बोपोएटिन अगर एक्शन सिग्नल्स मिलता है थ्रोम्बोपोएटिन का मेगाकैरियोसाइट्स को तो वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज के बारे में आप आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आप इस तरह से आप देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स कहां पे एक्शन लेता है तो क्या क्या सेल्स बनाता है। ये आपका क्वेश्चंस का जवाब हो गया कि कौन सा सेल सेल्फ रिन्यूअल में जाएगा, कौन सा सेल डिवीजन में जाएगा। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखें। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से कौन सा ऐसा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है जो सेल्फ रिन्यूअल में जाता है। अब हम थोड़ा इसके एक्चुअल्स किस प्रकार से हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स किस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब इसको भी जानना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, मैं इसलिए इसको ऑलरेडी बना के बोर्ड आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि इससे टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा और अधिक से अधिक मैक्सिमम मैं कंटेंट को डिलीवर कर पाऊंगा आपके समक्ष। सो इस चीज को आप भी माइंड में रखें कि अन्यथा में मत लीजिएगा और सभी बोर्ड पर ध्यान दें। हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा हर चीज। स्टेम सेल्स आप जानते हो कि 2 टाइप्स के सेल्स में डिवाइड होता है। माइटोसिस डिवीजन के एक सेल्फ रिन्यूअल में जाता है जिससे अपनी सेल्स अपनी नंबर्स को मेंटेन करता है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। दूसरा होता है जो डिवीजन में जाता है। आपको पता ही है कि कौन सा सेल डिवीजन में कब जाएगा और क्यों जाएगा। अब जो सेल डिवीजन में जाता है वो 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करता है। वो एक बनाता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर और दूसरा बनाता है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करता है जो डिवीजन में जाएगा सेल्स। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो होता है वो नेक्स्ट आगे फर्दर मेगाकैरियोब्लास्ट मास्ट सेल्स में प्रोइथ्रोब्लास्ट माइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। अब मेगाकैरियोब्लास्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेज, यानी ये स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद में मेगाकैरियोसाइट्स बनता है, फिर उसके बाद में मेगाकैरियोसाइट्स का ब्रेकअप होता है, उसके बाद में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस पाथवे में चलता है। जिसे प्रोइथ्रोब्लास्ट आपका है, यहां पे देखेंगे प्रोइथ्रोब्लास्ट ये भी एक इनिशियल पॉइंट है। स्टार्टिंग में प्रोइथ्रोब्लास्ट से ही आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों को डिटेल में इसके पढ़ना है, इसके पाथवे को पढ़ना है, थोड़ा लॉजिकल है इसलिए इसको पढ़ना है। माइलोब्लास्ट एक सेल्स
माइलोब्लास्ट आता है एक, जो ग्रेन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में आप जानते हो 3 प्रकार के होते हैं, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। उसकी भी पाथवे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए ये माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट से फिर आपका आपका फॉर्मेशन होगा प्रोग्रेन्युलोसाइट्स। उसके बाद में आप फॉर्मेशन होगा ग्रेन्युलो माइलोसाइट्स, ग्रेन्युलो माइलोसाइट्स, सॉरी ग्रेनोफिलिक माइलोसाइट्स। उसके बाद में ग्रेनोफिलिक ग्रेनोफिलिक बैंड सेल्स। उसके बाद में फिर चाहे आप न्यूट्रोफिल्स बोलो या वैसोफिल्स बोलो, यूसिनोफिल्स बोलो, इसी प्रकार से सभी होगा। अब मैंने जहां पे ग्रेन्युलो बोल दिया, वहां पे आप किसी का आप नाम लिख दो, चाहे यूसिनोफिल्स लिख दो, चाहे आप वैसोफिल्स लिख दो, चाहे आप यूसिनोफिल्स लिख दो, वैसोफिल्स लिख दो, न्यूट्रोफिल्स लिख दो, बात एक सेम ही है। अच्छा, माइलोब्लास्ट ये साइज में लार्ज होता है, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है वो साइज में लार्ज होता है। साइज में लार्ज होने के कारण ये सर्कुलेशन में देखा नहीं जाता है, ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट नहीं होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेट करता है वहां पर ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जैसे न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बैसोफिल्स ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर ये कहां पे सर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके बोन मैरो में, इन बोन मैरो। ये केवल बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ये केवल बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस प्रकार से पाथवे है जो ग्रेन्युलोसाइट्स। हमको डिटेल में जानना है प्रोइथ्रोब्लास्ट के बारे में, आरबीसी के बारे में, इस स्लाइड्स के बाद में इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर। अब आते हैं कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर के बारे में जानते हैं। कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर जो होता है वो 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक होता है लिम्फोब्लास्ट और एक होता है लिम्फॉइड डेंड्रेटिक सेल्स। जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर होता है वो 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करता है, एक होता है लिम्फोब्लास्ट, एक होता है लिम्फॉइड डेंड्रेटिक सेल्स। जो लिम्फोब्लास्ट होता है वो भी फर्दर डिवाइड करके 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करता है, एक होता है लिम्फोसाइट्स, एक होता है एनके सेल्स। यू नो एनके सेल्स इज अ नेचुरल किलर, नेचुरल किलर सेल्स, जो पैथोजन को नेचुरली वे से ये किल करता है। इसके बारे में आपको इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो लिम्फोसाइट्स होता है वो फर्दर बी सेल्स का फॉर्मेशन एंड टी सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। थोड़ा मैं माइलोब्लास्ट के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे माइलोब्लास्ट के बारे में भी बताना इंपॉर्टेंट है। माइलोब्लास्ट कौन कौन से सेल्स का फॉर्मेशन करता है? माइलोब्लास्ट माइलोब्लास्ट जो होता है आपका, माइलोब्लास्ट बैसोफिल्स आप जानते ही हो ग्रेन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये 3 टाइप्स के ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, एक होता है बैसोफिल्स, एक होता है यूसिनोफिल्स, एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ये आपके, और माइलोब्लास्ट होता है ये मोनोसाइट्स का भी फॉर्मेशन करता है। आप ध्यान रखेंगे, मोनोसाइट्स का भी फॉर्मेशन करता है। मोनोसाइट्स फर्दर ये 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करता है, एक होता है मैक्रोफेज और एक होता है माइलॉइड डेंड्रेटिक सेल्स। माइलॉइड डेंड्रेटिक सेल्स। तो इस प्रकार से ये फर्दर डिवाइड करता है। माइलोब्लास्ट आपको पता ही होगा कि ये लार्ज होता है, जैसे मोस्टली ये जो होता है माइलोब्लास्ट वो बैसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन करता है। आपको बुक में, अगर आप बुक में देखेंगे तो मैं बहुत से बुक में माइलोब्लास्ट का वर्जिन एग्जैक्टली स्टेम सेल से ही दिखाया गया है, बट जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन है वो ये है। आप इसी को फॉलो करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सेल्स किससे ओरिजिनेट हुआ है, किससे बना है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन सा सेल्स किस प्रकार से फंक्शन करेगा और किस प्रकार से उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आप जानेंगे। अब मैं आगे आप लोगों को आगे इसको इरेज कर रहा हूं। आगे मैं दूसरा
कुछ डिजीज है, कौन से किसके इन्फेक्शन से क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं। और दूसरी बात, पहले प्रोइथ्रोब्लास्ट आरबीसी का मैं आपको पाथवे बता रहा हूं कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आरबीसी की प्रोडक्शंस की पाथवे को हम देख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोइथ्रोब्लास्ट से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो फर्स्ट सेल्स हो गए प्रोइथ्रोब्लास्ट, आगे चल के अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट लेट इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। बड़ा सिंपल सा है, आपको याद करने में भी आसानी ही रहेगा। सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे जब लेट इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में जब आरबीसी का पाथवे यहां तक पहुंच जाता है तो यहां पे एक बहुत यूनिक इवेंट होता है। यहां तक मैच्योरेशंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतने स्टेज, आरबीसी के इतने स्टेज तक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। आप ये चीज याद रखना, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। बट जब लेट इरिथ्रोब्लास्ट सेल से जब रेटिकुलोसाइट्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं रेटिकुलोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो यहां पे मोड़ आता है। यहां पे बहुत यूनिक घटना घटित होती है, यानी न्यूक्लियस रिमूव होता है। यहां पे न्यूक्लियस रिमूव होगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी रिमूव होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस यानी अदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आरबीसी से रिमूव होते हैं। ये क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। अच्छा सर, रिमूव क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? भाई अगर रिमूव ना हो तो क्या होगा? तो इसका सिंपल सा रीजन है, आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। और आरबीसी में भी कौन करता है? तो हीम में प्रेजेंट हिस्टिडीन से आयरन जुड़ा होता है और आयरन से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन का। तो जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, तो उतना स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए उतना स्पेस प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी। इसीलिए मैक्सिमम हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, थाउजेंड्स होते हैं। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन्स आरबीसी के सेल्स यानी रेटिकुलोसाइट्स यानी आरबीसी से बाइंड्स कर सकें, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराया जा सके। इसीलिए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर दिया जाता है। जब रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब जाकर के आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब आरबीसी, रेटिकुलोसाइट्स से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी जानते हो, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, इसके बारे में बताने की, तो ये इसकी पाथवे है। यहां से लेकर के लेट इरिथ्रोब्लास्ट में, लेट इरिथ्रोब्लास्ट को भी इंक्लूड कर लीजिए, यहां से लेकर के इसमें, यानी इसको यहां से लेकर के इसमें न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इस चीज को माइंड में रखना। आप ये याद रखना कि न्यूक्लियस कब रिमूव हो रहा है? न्यूक्लियस रिमूव हो रहा है लेट इरिथ्रोब्लास्ट से,
और उसके बाद में रेटिकुलोसाइट से बनता है, रेटिकुलोसाइट से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब हम अलग इससे आगे पढ़ने वाले हैं। आपको माइलोब्लास्ट के बारे में उसका डिटेल में पाथवे जानने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि माइलोब्लास्ट से आपका प्रोग्रेनुलोसाइट्स बनता है। उसके बाद में प्रोग्रेनुलोसाइट्स के बाद में चाहे आप ग्रेनुलोफिलिक बोलो, ग्रेनुलोफिलिक माइलोसाइट्स रीजन, आप ग्रेनुलोफिलिक में मैंने तीनों को बोल दिया, ग्रेनुलोफिलिक माइलोसाइट्स, उसके बाद में ग्रेनुलोफिलिक बैंड सेल्स, आफ्टर दैट ग्रेनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से होता है। मेगाकैरियोसाइट्स में भी वही सेम पाथ अप्लाई होता है। मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट्स, उसके बाद में मेगाकैरियोसाइट्स का ब्रेकअप, उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो सब सिंपल थी, आपको माइंड में केवल यही याद रखना है। आप केवल इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड भी है। कोई भी पूछ सकता है कि आखिर न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता है, तो आप जानेंगे कि हीमोग्लोबिन, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन वहां उस जगह पे जो न्यूक्लियस का और माइटोकॉन्ड्रिया अदर स्पेस ले रखे थे, वो स्पेस को छोड़ेंगे तो वहां पे स्पेस खाली पड़ेगा, वहां पे जाकर के मैक्सिमम हीमोग्लोबिन बाइंड कर सके, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी ज्यादा से ज्यादा करा सके। इसीलिए ये प्रोसेस नेचर में दिया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम कि आरबीसी के प्रोडक्शन के दौरान ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आप जानते हो इरिथ्रोपोइसिस इसको बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस के दौरान if deficiency of folic acid, अगर जब आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उस समय फोलिक एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाए, फोलिक एसिड्स कम हो जाए, तो क्या होगा? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मान लीजिए फोलिक एसिड्स का डेफिशिएंसी हुआ तो नॉर्मोब्लास्ट, फोलिक एसिड्स की डिफिशियंसी अगर होती है तो क्या प्रॉब्लम होता है? तो सबसे बेसिक चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि जो सर्कुलेशन में ब्लड होता है वहां पर आपको नॉर्मोब्लास्ट दिखाई देगा, नॉर्मोब्लास्ट इन सर्कुलेशन, यानी नॉर्मोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मोब्लास्ट को आप इसको बोलते हैं मिगैलोब्लास्ट, इस कंडीशंस को बोलते हैं मिगैलोब्लास्टिक कंडीशंस, सॉरी मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया या कंडीशंस भी बोल सकते हो, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या प्रॉब्लम्स हो जाता है? बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है कि जो पाथवे आरबीसी के लिए चलने लगता है वो मिगैलोब्लास्ट यानी नॉर्मोब्लास्ट का चलने लगता है। वहां पर न्यूक्लियस रिमूव नहीं हो पाता है, जिससे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं हो पाएगी, फिर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो अगर मिगैलोब्लास्ट यानी मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, यानी मिगैलोब्लास्ट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होगा, नॉर्मोब्लास्ट आपको दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब फोलिक एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाएगी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब हम बात करते हैं, ये तो एक प्रकार की एनीमिया हो गई, एक होती है पेरिनेशियस एनीमिया। पेरिनेशियस एनीमिया क्यों होती है? इफ deficiency of vitamin 12,
B12, सॉरी, विटामिन B12। अगर B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तब भी पेरिनेसियस एनीमिया होगा। क्या, कौन सा एनीमिया होगा? पेरिनेसियस एनीमिया। याद रखेंगे ये सब चीजें, एनीमिया, पेरिनेसियस एनीमिया होगी। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है। जैसे आप मान लीजिए आपका स्टमक है, ये स्टमक है, इसको कैसे एक टाइप बना रहे हैं, 1 मिनट। ऐसे बनाना चाहिए। ये मान लीजिए स्टमक है, डायग्राम से कोई मतलब नहीं, समझने से मतलब है। जो स्टमक है, स्टमक के दीवार की जो सेल्स होती हैं, आप इनको, आपको पता ही है, इन्हें पैराइटल सेल्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स बोलते हैं। आप इसको ऑक्जिंटिक सेल्स भी बोल सकते हो, ऑक्जिंटिक सेल्स। अगर मान लीजिए आपके स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया जिससे डॉक्टर को ऑपरेशंस करना पड़ा, जब डॉक्टर ऑपरेशंस करा, बाई चांस आपकी जो पैराइटल सेल्स है वो डैमेज्ड हो गई, पैराइटल सेल्स डैमेज्ड हो गई। जब पैराइटल सेल्स डैमेज्ड हो गई, आपको पता होगा कि जो पैराइटल सेल्स होती है, ऑक्जिंटिक सेल्स होती है, ये रिलीज करती है, ये रिलीज करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है स्टमक में? इंट्रिंसिक फैक्टर्स। जब पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाएगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स कम हो जाएगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स कम हो जाएगा फिर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो जो आरबीसी होगी आपकी, जो आरबीसी होगी वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, नॉट मैच्योर आरबीसी, यानी मैच्योर नहीं होगी। आरबीसी जो बनेगी वो मैच्योर नहीं होगी, क्योंकि विटामिन B12 आर नीड्स फॉर दी मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थी। अब अच्छा, एक चीज और आप लिखेंगे यहीं पे, इफ विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो जाए तो आप भी लिखेंगे इट्स आल्सो इन्वॉल्व इन, it also involved in synthesis of hemoglobin। ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, यानी हीमोग्लोबिन के बनने में विटामिन B6 का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर विटामिन
6 की डिफिशियंसी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी क्लियरली, और ये भी कैन लीड्स एनीमिया, ये भी एनीमिया लीड्स कर सकता है। तो आज इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की पार्ट आपको बताया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण समय दिया और आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया ज्ञान आपको जरूर मिला होगा। और इस चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नए चीज लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव एंजॉय। बाय।